चालू है। हेलो एवरीवन, नमस्कार भाई सभी को। भाई आज जो आप लोगों के लिए एक वीडियो लेकर आया हूँ। आज वीडियो है ये RFID और SSC GD मेडिकल के ऊपर, क्योंकि बहुत बच्चों के प्रश्न थे कि कन्फ्यूजन था कि ये RFID क्या है, मतलब इसका क्या यूज होने वाला है, इससे क्या बेनिफिट होंगे, क्या इसका मतलब हार्मफुल इफ़ेक्ट हो सकता है। ये सारी की सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। और जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे हैं, चलिए समझते हैं SSC GD के मेडिकल के बारे में। क्योंकि यदि पहले से किसी चीज़ के बारे में पता पड़ जाए जो अपनी कमियां हैं, तो उन पर सुधार किया जा सकता है। क्योंकि मेडिकल में कौन सा पॉइंट कब बन जाए, क्योंकि स्टूडेंट को पता नहीं रहता है कि मेरे ये पॉइंट था और वहाँ वो ये पॉइंट बन गया। तो यदि आप में आपके ऊपर मतलब कोई पॉइंट है तो वो समय रहते सुधारा जा सकता है। अभी मेडिकल में बहुत समय है, इसलिए मैं आपको आज मेडिकल के बारे में भी कंप्लीट नॉलेज दूंगा कि SSC GD का जो मेडिकल है वो कैसे होता है। क्योंकि मार्केट में बहुत भ्रम बनाया जाता है कि SSC GD का मेडिकल इतना हार्ड होता है, ऐसे होता है, वो होता है। और कुल मिलाकर मतलब क्या होता है वो वही बता सकता है जो उस फेज से गुजरा है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं SSC GD 2021 में मैं सेलेक्टेड हूं। तो मैं आपको बिल्कुल सटीक नॉलेज दूंगा मेडिकल के बारे में भी, कि मेडिकल में क्या होता है, कितने दिन का प्रोसेस होता है, मतलब क्या क्या चीज़ें चेक होती हैं, किन चीज़ों पर आपको सुधार करने की ज़रूरत है अभी से। ठीक है, तो चलिए पहले मैं बताता हूँ ये RFID के बारे में कि हमारी RFID आखिरकार है क्या। ठीक है, पहले बात करते हैं RFID के बारे में। आपको पता है RFID इसका इस्तेमाल दिल्ली पुलिस फिजिकल में भी हुआ था। इसकी फुल फॉर्म होती है रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। दिल्ली पुलिस का जिसने फिजिकल दिया होगा वो बच्चा जानता है कि RFID का मतलब क्या है, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। देखिए, इससे कोई नुकसान तो होने वाला नहीं है। इसका बेनिफिट क्या है मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखिए, इसका ये एक इलेक्ट्रॉनिक, मान लीजिए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो आपके शरीर में, चाहे वो आपके हाथ में बांधी जाए, चाहे आपके पैर में बांधी जाए, यानी कहीं ना कहीं आपके शरीर से वो चीज़ टच करी जाएगी। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक यानी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आप मान सकते हैं। ठीक है, तो इसका यूज क्या है। देखिए, ऐसा होता है, जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे SSC GD का फिजिकल जब हमने दिया था तो क्या होता है कि वे बंदों 100 बंदों का ग्रुप बनाते हैं लगभग, यानी 100 150 लगभग हमारे ग्रुप में जो बंदे दौड़े थे वो 110 बंदे दौड़े थे। अब एक सड़क की लंबाई आप मान सकते हैं, जितनी सड़क आपने देखी होगी चौड़ाई, हमारा जो फिजिकल हुआ था वो सड़क पर हुआ था। तो 100 बच्चों को खड़ा करना, यानी एक तो स्टार्टिंग में जो बच्चा है और जो एंड में बच्चा खड़ा होगा उसमें काफ़ी गैप आ जाता था। यानी जो स्टार्टिंग वाला बच्चा है और जो एंड में बच्चा खड़ा है उसमें काफ़ी गैप आ जाता था। और जब रनिंग स्टार्ट होती थी तो जो बच्चा शुरुआत में है वो एकदम स्टार्टिंग मतलब टाइम अनाउंस होते ही या सीटी बजते ही एकदम दौड़ना स्टार्ट कर दिया। और जो पीछे वाला बच्चा था उसको स्टार्टिंग पॉइंट पर आने में ही कम से कम 6 से 7 सेकंड लगते थे, क्योंकि स्टार्टिंग में भीड़ भी होती है, उस भीड़ को क्रॉस करने में कोई बच्चा गिर रहा है, कोई कुछ हो रहा है, यानी बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। तो स्टार्टिंग पॉइंट पर पहुंचने में ही 6 से 7 सेकंड लगते थे। तो इस 6 से 7 सेकंड का उसके नुकसान होने वाला था जो पीछे बंदा था। शुरू वाले को तो कोई नुकसान नहीं था, क्योंकि शुरू वाला बंदा तो निकल कर चला गया। अब ये RFID का यूज क्या है, ये चिप कैसे काम करेगी, ये चिप मैं आपको बताता हूँ। इसका काम ये होगा कि चाहे आप शुरू में लगो या आप एंड में लगो, आपको बिल्कुल नहीं घबराना। जैसे बच्चों में भी होड़ रहती है कि हम शुरू में लगेंगे, धक्का मुक्की होती है। अब इस चिप के माध्यम से वो टेंशन बिल्कुल ख़त्म हो गई है। क्यों? क्योंकि यदि आप अब एंड में भी लगेंगे, जैसे ही आपका अनाउंस होगा रेस, जैसे आपकी रनिंग स्टार्ट होगी, तो ये चिप आपकी जो टाइम है वो तभी स्टार्ट होगा जब आप स्टार्टिंग पॉइंट को क्रॉस कर देंगे। समझ में आई? जब आप स्टार्टिंग पॉइंट को क्रॉस कर देंगे जब ही आपका टाइम स्टार्ट होगा। सपोज कीजिए आप स्टार्टिंग पॉइंट से 10 मीटर की दूरी पर लगे हुए हैं, यानी आप सबसे एंड में लगे हुए थे, आपका स्टार्टिंग पॉइंट आपसे 10 मीटर दूर था, आपकी रेस स्टार्ट हुई, तो जो 10 मीटर की दूरी तय करने में आपकी 5 से 6 सेकंड जा रही थी वो अब नहीं होने वाली। क्योंकि जब आप इस पीछे से आकर जो आपका स्टार्टिंग पॉइंट था उसे क्रॉस करेंगे जब आपका टाइम स्टार्ट होने वाला है, और जब आप कंप्लीट लाइन को क्रॉस कर देंगे, जब आपका टाइम फिनिश, ऑटोमेटिक ही वो रुक जाएगा। तो ये RFID मैंने आपको एक शॉर्ट वे में समझाने की कोशिश की है। इससे डरना बिल्कुल नहीं है, अच्छी चीज़ है, क्योंकि जो हमारा समय व्यर्थ होता था। अब मानिए कि जो बच्चा पीछे लगा हुआ था, यदि उसने रनिंग स्टार्ट करी और वो भीड़ में गिर गया, बीच में गिर गया, अब उसको गिरकर उठना भी है, उठकर फिर दोबारा उस रूटीन में आना है रेस के में, तो उसको कुछ समय लगता था 2-4 सेकंड का। तो वो समय अब
आपके लिए नुकसानदायक नहीं होगा, क्योंकि वो समय आपका स्टार्ट ही जब होगा जब आप स्टार्टिंग पॉइंट को क्रॉस कर देंगे। ये RFID का यूज है, तो ये एक अच्छी टेक्नोलॉजी है। जैसे दिल्ली पुलिस फिजिकल में इस चीज़ को अपनाया जाता है, सेम SSC GD ने भी इस बार ये अप्लाई की है। तो उम्मीद करता हूँ RFID के बारे में समझ में आया होगा। अच्छी चीज़ है, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। कभी आधे बच्चे सोचते हैं कि आपके चिप लगेंगी, मेडिकल फिजिकल हार्ड होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, नॉर्मली फिजिकल होगा, टेंशन मत लो, ठीक है। हमारा अगला पॉइंट था क्या, हमारा अगला पॉइंट था कि चलिए समझते हैं SSC GD के मेडिकल के बारे में, कि SSC GD का मेडिकल जो है वो कैसे कैसे होता है। देखिए स्टेप बाय स्टेप हर पॉइंट को सुनना, वीडियो को ऐसा नहीं है कि स्किप करने की कोशिश करो, स्किप करोगे तो जो पॉइंट शायद बीच में बता दिया वो छिक जाएगा। मेडिकल के बारे में कंप्लीट नॉलेज क्या क्या होने वाली है, ठीक है। देखिए मैं आपको बता दूं, हमारा जो मेडिकल हुआ था वो हुआ था ITBP सेंटर कानपुर पर। ITBP सेंटर कानपुर पर इसमें कितना समय लगता है, क्या क्या होता है। देखिए जब आपकी, मैं आपको अब शुरू से बिल्कुल शुरुआत से बताता हूँ कि इसमें कितने दिन का समय लगता है, क्या क्या प्रोसेस होता है, कैसे कैसे मतलब मेडिकल का हमारा स्टेप होते हैं। देखिए सबसे पहले जिस दिन आपको मेडिकल की कॉल आएगी, यानी जब आप अपने सेंटर पर पहुंचेंगे, ठीक है, सबसे पहले दिन आपका केवल एक काम होगा, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। पहले दिन केवल वे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ही करते हैं, चाहे उनके पास 100 बच्चे पहुंचे, ठीक है। वे इतने ही नंबरिंग में 100 बच्चों को ही बुलाते हैं। उन 100 बच्चों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ही वे सुबह से लेकर सांझ हो जाती है, सुबह से लेकर सांझ हो जाती है, ठीक है। यदि कुछ समय बच गया, जैसे हमारा बच गया था सांझ के 6 से 7 बज गए थे, थोड़ा थोड़ा अंधेरा हो गया था, तो वे एक नेक्स्ट स्टेप लेते हैं, क्या कि सभी बच्चों को जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अच्छा हो गया, यानी जो पास हो गए हैं उनके हिसाब से, मेनली बच्चा पास ही होता है, सबसे बड़ी कमी आती है EWS में। EWS के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि EWS में बहुत बच्चों को बाहर किया गया था। उनका EWS था, लेकिन कुछ पॉइंट थे EWS में जिनके आधार पर उनको बाहर कर दिया गया। बाहर नहीं किया गया, उनको समय दिया गया कि यदि आप 2 दिन में आ सकते हैं तो आ जाइए इसे सही करवाकर, अन्यथा हम आपको जो है जनरल में काउंट कर देंगे, ठीक है ना। तो EWS के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहला प्रोसेस होता है जिस दिन आपका मेडिकल होगा, जैसे मान लीजिए आपका मेडिकल 5 तारीख का है, कि आपको 5 तारीख मिली है, तो अब आप 5 तारीख में अपने सेंटर पर पहुंचेंगे। तो 5 तारीख में केवल आपका एक काम होना है, सबसे पहले आपका सुबह से लेकर सांझ तक आपका केवल और केवल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम होगा, चाहे आपका पहले नंबर पर हो जाए या अंतिम नंबर पर आए, पहले दिन केवल यही काम होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ठीक है। यदि समय बच जाता है, अब देखिए क्या होता है, जैसे जैसे बच्चों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता रहता है, यानी जैसे सपोज कीजिए 20 बच्चों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, अब जिन बच्चों का शुरुआत में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, उन बच्चों को बस में बैठाया जाता है, वहीं सेंटर पर आपको बस में मिलेगी, और उस बस से आपको एक अस्पताल में ले जाया जाएगा, ठीक है। जैसे जैसे 20-20 बच्चों को, 25-25 बच्चों का वे एक ग्रुप बना लेते हैं। जैसे सपोज कीजिए 100 बच्चे आपके पहुंचे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, मेडिकल के लिए 100 बच्चे पहुंचे, तो क्या होगा, जैसे पहले 25 बच्चों का क्या हो गया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, तो उन 25 बच्चों को बस में बैठाया जाएगा, और बस में बैठाकर उनको कहाँ ले जाया जाएगा, अस्पताल में। अब फिर 25 बच्चों का करेंगे, फिर उन 25 बच्चों का बस में बैठाएंगे, फिर उनको ले जाएंगे, यानी ये स्टेप चलता रहता है। पहले दिन केवल आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और आपको बस में बैठाकर अस्पताल ले जाया जाएगा। वहाँ आपकी 3 चीज़ें चेक होंगी, वहाँ पर आपकी केवल 3 टेस्ट होंगे। आपका यूरिन टेस्ट होगा, ठीक है, यूरिन टेस्ट होगा, दूसरा आपका ब्लड टेस्ट होगा, और तीसरा आपका चेस्ट, ये जो छाती होती है इसका एक्सरे होगा, ठीक है। तीसरा क्या होगा, ये आपकी चेस्ट जो है इसका एक्सरे होगा। तो पहले दिन केवल आपका यही काम होने वाला है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट और चेस्ट का एक्सरे, ठीक है। अब इसके बाद आपको जहाँ जहाँ आप रुके हुए हैं वहाँ आपको भेज दिया जाएगा कि ठीक है आप चले जाइए अपने स्थान पर जहाँ आप रुके हुए हैं, ठीक है। अब अगले दिन आपको मॉर्निंग में बुलाया जाएगा। अब अगले दिन स्टार्ट होगा आपका मेडिकल। अगले दिन क्या स्टार्ट होगा, आपका मेडिकल। मेडिकल स्टार्ट होने में वही समय लग जाता है 8 से 9 बजे, यानी आपको अंदर एक बिल्डिंग में ले जाया जाएगा। सबसे पहले सभी बच्चों को बैठा दिया जाएगा, बैठाने के बाद आपसे एक फॉर्म फिलअप कराया जाएगा, ठीक है। बैठाने के बाद आपसे फॉर्म फिलअप कराएंगे, और फॉर्म में कोई गलती नहीं करनी, फॉर्म में कोई गलती नहीं करनी, वहीं डॉक्टर्स रहते हैं, सब कुछ रहते हैं, ऑफिसर्स रहते हैं, आप सही सलामत भरना। अब जब सब बच्चों का फॉर्म फिलअप हो जाएगा, अब क्या होगा, अब 10-10, 12-12 बच्चों के ग्रुप को
एक कमरे में बुलाया जाएगा। एक ज़्यादा बड़ा कमरा नहीं होता, छोटा सा कमरा होगा, उसमें आपका एक डॉक्टर होगा और डॉक्टर की मदद करने के लिए एक मेडिक्स बैठा होगा। ठीक है, डॉक्टर की मदद करने के लिए एक मेडिक्स बैठा होगा। यानी 10 से 12 बच्चों का ग्रुप को, मतलब 10-10 12 बच्चों का ही ग्रुप लेते हैं वे। ऐसा होता है कि किसी किसी कमरे में 2 डॉक्टर होते हैं, तो 10 बच्चे ये डॉक्टर देख रहा है, 10 बच्चे ये डॉक्टर देख रहा है। यानी मैक्सिमम 20 से 25 बच्चे जा सकते हैं यदि 2 डॉक्टर हैं। यदि कमरे में एक डॉक्टर है तो वो केवल 10 से 12 बच्चों को बुलाएगा। 10 से 12 बच्चों को बुलाने के बाद एक लाइन में आपको खड़ा कर दिया जाएगा। केवल आपको नेकर, यानी आपको बलियान या जो भी आपके वस्त्र हैं सबको उतरवा कर केवल आपको एक नेकर में खड़ा होना है और बिल्कुल एक लाइन में स्टेप बाय स्टेप खड़ा कर दिया जाएगा। अब डॉक्टर का काम क्या होगा? अब डॉक्टर का काम होगा, सबसे पहले शुरुआत करेगा डॉक्टर एक एक बच्चे से, चाहे वो इधर से स्टार्ट करे चाहे उधर से स्टार्ट करे। सबसे पहले 3 चीज़ें चेक करेगा। सबसे पहले 3 चीज़ें चेक करेगा। सबसे पहले आपकी आँखें चेक करेगा, दूसरे आपके कान चेक करेगा और तीसरे आपके टीथ, दांत चेक करेगा। ये 3 चीज़ चेक करेगा। सबसे पहले डॉक्टर क्या करेगा? पहले सबसे पहले आपकी आँखें चेक होंगी। आँखें का मतलब नॉर्मली, वे वाली नहीं कि आई टेस्ट की आपको पढ़वा कर दिखाया जा रहा, नहीं, वैसे ही नॉर्मली देखेगा आँखों को। फिर उसके बाद आपके कानों को देखेगा, उसके बाद आपके टीथ को देखेगा, दांतों को। अब बहुत से मेरे बच्चों में दिक्कत होती है कि सर मेरे एक दाढ़ नहीं है, मेरे दाढ़ पर कैप चढ़ा हुआ है, क्या इसका तो कोई पॉइंट नहीं बनेगा? तो मैं बच्चे बता दूं, मेरी एक दाढ़ पर खुद पर कैप चढ़ा हुआ था। एक मेरी जो टीथ है पीछे, उस पर एक कैप चढ़ा हुआ था, लेकिन मुझे कोई भी पॉइंट नहीं मिला, कोई भी पॉइंट नहीं मिला। तो बच्चे घबराना मत, यदि किसी की दाढ़ पर या दांत पर कैप चढ़ा हुआ है तो कोई भी दिक्कत नहीं है। वो कोई भी डॉक्टर इतने वो नहीं होते हैं कि निर्दयी हैं कि आपको पॉइंट बना दिया। मैं तो खुद एक्सपीरियंस किए हुआ हूँ, मैं आपको बता सकता हूँ, मेरे पर खुद कैप चढ़ा हुआ था, मुझे कोई पॉइंट नहीं मिला। अब जब आपकी आंख, कान और नाक चेक हो जाएंगी, यानी आंख, कान और दांतें चेक हो जाएंगी, दांत चेक हो जाएंगे, उसके बाद आपकी ये वाले जो पोर्शन होते हैं, आप समझ सकते हैं, नोकनी कहते हैं, ये घुटने वाले पॉइंट और ये हाथों वाले पॉइंट, ये पॉइंट चेक होंगे। और भाई साहब इतना विश्वास रखना, यदि थोड़ी बहुत भी कमी है ना, आप में थोड़ी बहुत भी यदि कमी है इन पॉइंटों में, बस वहां ओवर स्मार्टनेस मत दिखाना। ओवर स्मार्टनेस मत दिखाना, उसका भी एक नतीजा बताऊंगा कि क्या होता है। ओवर स्मार्टनेस का मतलब है आपको बिल्कुल ऐसे खड़े होना है जैसे आप बिल्कुल सही हो। यदि आप सोचेंगे मेरी घुटनों में दिक्कत है और आप पहले ही ऐसे खड़े हो जाएंगे कि मैं तो ऐसे खड़ा हो जाता हूँ, घुटने में चमकन ही नहीं दूंगा, तो भाई वो डॉक्टर है, वो मेडिकल करने ही आया है, वो मेडिकल स्पेशलिस्ट है। वो बच्चे की सूरत देखकर पहचान लेता है कि ये कुछ ना कुछ मुझसे छिपा रहा है। ठीक है ना? आप में यदि थोड़ी बहुत कमी भी है और आप बिल्कुल उसके सामने नॉर्मल खड़े हैं, तो डॉक्टर आपको कोई भी पॉइंट नहीं देगा। यदि आपका कोई ऐसा पॉइंट है भाई, ज़्यादा ही बड़ा पॉइंट है, तो आपको पॉइंट मिल सकता है। लेकिन मैंने जैसा देखा था कि बच्चों में कुछ पॉइंट थे भी, तो नॉर्मली सबको पास किया गया था। ऐसा कोई भी नहीं है कि एसएससी जीडी का मेडिकल इतना हार्ड होता है। लेकिन शर्त एक है कि ओवर स्मार्टनेस मत दिखाना, क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं, हमारे ग्रुप में भी एक बच्चा था, ओवर स्मार्टनेस के चलते उसको इतने पॉइंट मिले थे, शायद उसके इतने पॉइंट वास्तव में भी नहीं थे। होता है ना कि किसी के एंगल में दिक्कत है तो वो ऐसे खड़ा हो जाएगा कि मेरा एंगल चमके ही ना। भाई वो डॉक्टर है, मेडिकल करने के लिए आया है, उसे सब चीज़ की जानकारी है, वो चेहरा देखकर पहचान लेगा कि इस बंदे में कुछ ना कुछ पॉइंट है जो ये छिपा रहा है। ठीक है, तो बिल्कुल नॉर्मल खड़ा होना है, घबराना बिल्कुल नहीं है। अब क्या होगा? सबसे पहले आंखें चेक हो गई, कान चेक हो गए, ठीक है, टीथ चेक हो गए, उसके बाद आपकी ये नोकनी वगैरह चेक हो गई। अब अगली बारी जो आएगी, सबसे अगली बारी आएगी प्राइवेट पार्ट चेक होने की। ठीक है, अगली बारी किसकी आएगी? प्राइवेट पार्ट की। अब ऐसा नहीं है कि सभी बच्चों के सामने आपके प्राइवेट पार्ट चेक किए जाएंगे। एक कोने में एक मतलब एक वो लगा रहता है कपड़ा सा, डॉक्टर एक एक बच्चे को बुलाएगा, एक एक बच्चे को बुलाएगा और वहाँ पर आपके प्राइवेट पार्ट चेक किए जाएंगे। बाई टचिंग करके आपके प्राइवेट पार्ट चेक किए जाएंगे। यदि कोई बच्चा ऐसा हो कि भाई टच करते हैं या नहीं करते, प्रॉपर टच करेंगे, हर चीज़ जो उनकी गाइडलाइन में होती है हर चीज़ देखेंगे। ठीक है, हर चीज़ देखेंगे। अब प्राइवेट पार्ट जब चेक हो जाएंगे तो इसके बाद होती है आपकी लास्ट जो वो बचता वो होता आंखें चेक करना। आंखें चेक करना ये वाला पॉइंट बनता है। अब इसको कैसे चेक करा जाता है आंखों को? भाई आपकी एक आंख पर वो लगा दिया जाएगा, कुछ भी लगा देते हैं, यदि कोई मतलब एक आंख को बंद कर दिया जाएगा, कुल मिलाकर आपको एक आंख से ढक दिया जाएगा और सामने जो लेटर लिखे हुए हैं वो आपको 1 बाय 1 पढ़ाए जाएंगे। ऐसा नहीं है कि एक तरफ से पढ़ाए जाएंगे, एक मेडिक से सामने खड़ा हो जाएगा, वो कोई से भी लेटर पर अपनी उंगली रख देगा या पेन रख देगा, आपको बताना है कि वो लेटर कौन सा है, आपको बोलकर बताना होता है। अब ऐसे भी नहीं है, बहुत बच्चे ऐसे होते हैं घबरा जाते हैं कि जैसे उसने रखा ए पर, एकदम तुरंत ही नो ए,
जोक्सु गलत बोल दिया लेकिन स्पीड में बोल दिया, भाई वहाँ पर आपको प्रॉपर समय मिलता है। यदि जैसे सपोज कीजिए मैंने रखा कि भाई ये क्या है बताओ, आप तुरंत जवाब नहीं दे पा रहे तो आप थोड़ा समय भी ले सकते हैं, लेकिन थोड़ा समय ले सकते हैं, ऐसा नहीं थोड़े का मतलब ऐसा नहीं कि आप रुक ही गए, मतलब नॉर्मली देख सकते हैं कि लिखा हुआ क्या है। जैसे मैंने बोला ये क्या है, एक बच्चा तो क्या मैंने बोला ये क्या है, एक बच्चा बोला एस, तुरंत बता दिया। मैंने बोला ये क्या है, एक बच्चा कह रहा है एस, समझ में आई? तो ये वाला समय चलता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बोलना सही है। अब दिक्कत ये भी नहीं है कि यदि आपने एक बार गलत बता दिया तो आपको बाहर कर देंगे, बिल्कुल भी नहीं। आपका पॉइंट जब बनेगा जब आप कम से कम 7 से 8 गलती करेंगे। वो आपको एक चीज नहीं पूछने वाला, वो कम से कम आपसे 20 वर्ड लेटर पूछेगा, वो कम से कम आपसे 20 लेटर पूछेगा, और 20 लेटर में से कम जब आप 7 से 8 गलत करेंगे जब आपको पॉइंट बनेगा। तो आपको ऐसा नहीं है कि स्पीड में एकदम सब चीज़ें बोलनी है, प्रॉपर अपना समय लीजिए लेकिन बोलना सही है, ठीक है? ज़्यादा दूरी नहीं होती कि ऐसी दूरी नहीं है। और सबसे अच्छी बात जो आपको चार्ट वहाँ मिलती है ना, आप गूगल पर देख सकते हैं, वही चार्ट इस्तेमाल होता है जो गूगल पर पड़ी हुई हैं, आप उन्हें रट लीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। रट लो, अभी बैठ कर रट लो, एक एक दिन रटोगे तो रट जाएंगी। अरे उन्हीं 2-4 चार्टों का इस्तेमाल होता है जो आपको गूगल नेट पर पड़ी हुई हैं। कोई स्पेसिफिक चार्ट नहीं बनाते कि एक अलग से चार्ट आप लोगों के लिए बनाई गई है आंखों चेक करने के लिए, भाई उन्हीं चार्टों में से पूछते हैं बताइए क्या है, ए है या बी है सी है। यानी इस प्रकार आपका पूरा का पूरा मेडिकल होगा। सबसे पहले क्या होगा, आपका आंखें चेक होंगी, कान चेक होंगे, टीथ चेक होंगे, उसके बाद आपके ये नोखनी वगैरह चेक होंगी, उसके बाद फ्लैट फुट ये वाले पॉइंट भी चेक होता है। कोई पॉइंट नहीं बनता फ्लैट फुट वगैरह का, मैं आपको बता दूं। उसके बाद प्राइवेट पार्ट और उसके बाद आंखें। अब सांझ को आपका रिजल्ट अनाउंस होगा उसी दिन। जो जो बच्चे पास होंगे उनको भेज दिया जाएगा कि आप अपने घर जाइए, और जो जो बच्चे फेल होंगे उनको रीमेडिकल दिया जाएगा। अब रीमेडिकल यदि आपको आंखों का मिला है तो आपको दिल्ली शिफ्ट किया जाएगा। यदि आपको कोई ऐसा पॉइंट है कि आपका वहीं सोल्व हो सकता है तो आपको उसी सेंटर पर रीमेडिकल मिलेगा, ठीक है ना? तो घबराना भी नहीं है, उसी सेंटर पर रीमेडिकल मिलेगा। यदि आंखों का पॉइंट है, यानी पॉइंटों की कैटेगरी बांट देते हैं कि यदि इसे ए कैटेगरी का पॉइंट मिला है तो इसको वहां जाना है, यदि इसे बी कैटेगरी का पॉइंट मिला है तो इसको इसी सेंटर पर रुकना है, ठीक है? अब जो बच्चे मेडिकल फिट थे वो 2 दिन उनका कंप्लीट मेडिकल चलेगा, तीसरे दिन वो अपने घर आ जाएंगे। लेकिन जिन बच्चों को रीमेडिकल मिला है उनको तीसरा दिन अभी लगेगा रीमेडिकल में, और तीसरे दिन रीमेडिकल होने के बाद, रीमेडिकल कहाँ होगा, अस्पताल में। तीसरे दिन आपको फिर अस्पताल में ले जाया जाएगा। अब सेंटर पर नहीं होगा, सेंटर पर डॉक्टर देखेगा नॉर्मली जो आपको पॉइंट मिला, लेकिन वो आपको अनाउंस भेज देगा कहाँ, अस्पताल में। अब अस्पताल में से आप अपना रीमेडिकल करवा कर सेंटर पर आएंगे तीसरे दिन, और चौथे दिन आपको अपने रीमेडिकल का रिजल्ट सुनने को मिलेगा। यानी जो बच्चा मेडिकल फिट है वो 2 दिन में पास, और जिस बच्चे को रीमेडिकल मिला है उसको चौथे दिन अपने रिजल्ट का पता पड़ेगा कि वो पास है या नहीं, ठीक है? तो ये है कंप्लीट मेडिकल प्रोसेस। एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है टैटू को लेकर, कि टैटू के बारे में क्या पॉइंट बनता है। देखो टैटू का स्पेशली मैं बताऊं कोई पॉइंट नहीं बनता। मेरे खुद एक टैटू था, यहाँ पर आप यदि देख पा रहे हो, ये मैंने ओम लिखा हुआ था, ये मिटवाया था। ये मिटवाया मैंने गाइडलाइन को देख कर ही था, क्योंकि उसमें लिखा हुआ था। लेकिन मैंने जब वहाँ जाकर देखा तो वहाँ ये चीज़ थी कि वो टैटू को उन्होंने साफ बोल दिया था कि टैटू का कोई पॉइंट नहीं बनने वाला। लेकिन हाँ, वो टैटू जो है वो लिमिटेड साइज में होना चाहिए। यदि आपके ओम लिखा बना हुआ है, ओम का साइज नॉर्मल बड़ा भी है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जैसे कोई छाती पूरी रंगे रखता है, कोई पूरी बाजू रंगे रखता है, उसका पॉइंट बन सकता है। क्योंकि हमारे सामने ऐसा कोई बंदा आया नहीं कि जिसकी छाती रंगी हो या जिसका हाथ रंगा हो पूरा। हमारे सामने मैक्सिमम ओम वाले थे, राम लिखा हुआ था, यानी XYZ ये नाम लिखे हुए थे नॉर्मली छोटे छोटे। यहाँ पर भी यदि जैसे यहाँ पर भी लिख देते हैं छोटा सा नाम तो भी कोई पॉइंट नहीं बना था। डॉक्टर ने स्पेशली बोल दिया था कि टैटू का कोई पॉइंट नहीं बनेगा। मुझसे ये बोला था कि आप ज़बरदस्ती इसको मिटवा कर आए, क्योंकि उस समय थोड़ा सा जख्म था, कि इसका कोई पॉइंट नहीं बनेगा। तो टैटू वाले बच्चे भी परेशान ना हो, ठीक है ना? टैटू वाले बच्चे भी परेशान ना हो, कोई पॉइंट नहीं बनेगा। तो ये पूरा मेडिकल का आपका प्रोसेस था जो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है? तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है। और आगे यदि कोई और नॉलेज मतलब लेनी है SSC GD से संबंधित या XYZ कोई भी, समय समय पर मैं आपको देता रहूँगा फिजिकल के बारे में, मेडिकल के बारे में। उसके लिए भाई ज़रूरी है आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है? चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव नॉलेज मैं समय समय रहते लाता रहता हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आपका कोई दिक्कत ना बने। फिजिकल की भी आपके लिए वीडियो लेकर आऊँगा कि कैसे फिजिकल होता है, किन चीज़ों से बचना है। बहुत सारे बच्चे इंजेक्शंस का इस्तेमाल करते हैं, उनका क्या इफ़ेक्ट होता है,
किन चीज़ों पर ध्यान देना ज़रूरी है, ठीक है, ये सब चीज़ें मैं आपको लेकर आऊँगा समय समय पर। तो आज मेडिकल से रिलेटेड कंप्लीट नॉलेज है। ये मेडिकल की यही प्रोसेस होता है। कोई कहे कि ऐसा इतना हार्ड होता है, बिल्कुल नहीं घबराना, बिल्कुल नॉर्मल करते हैं, बिल्कुल नॉर्मल करते हैं। बस एक शर्त है, आपको अपनी चतुराई नहीं दिखानी, ठीक है, क्योंकि सामने वाला आपसे ज़्यादा चतुर है, ठीक है भाई। तो बस यही नॉलेज देनी थी आपको मेडिकल के बारे में, कि बच्चों घबराना बिल्कुल भी नहीं है, कि मेडिकल बिल्कुल आसान होता है। और आगे की इन्फॉर्मेटिव नॉलेज यदि आप लेना चाहते हैं तो सभी बच्चों, आपसे एक बार और कहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तो आगे फिजिकल की बात हो या XYZ कोई और इन्फॉर्मेशन देनी हो तो मैं आपको देता रहूँगा समय रहते। आज के लिए इतना ही था कि ये RFID के बारे में बताना था और मेडिकल के बारे में बताना था, ठीक है। तो मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में। तब तक के लिए सभी प्यारे बच्चों को नमस्कार, धन्यवाद।